हिंदुस्तान एक खूबसूरत कंट्री है। हिंदू और मुस्लिम इसकी दो आँखें हैं। जो कोई भी इनकी एकता को कमज़ोर करते हैं वह हिंदुस्तान के सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज और साधु संतों के विचार के खिलाफ चोट करते हैं। इस वीडियो को मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए डेवलप करूंगा। मेरा पहला फ्रेज है टेक इनटू अकाउंट। इसका मतलब होता है विचार करना या ध्यान देना। इसको इंग्लिश में कहते हैं टू कंसीडर समथिंग व्हाइल रिव्यूइंग अ सिचुएशन। इसका यूज हो जाएगा आई होप माई टीचर विल टेक इनटू अकाउंट the fact that I was ill just before the examination when he evaluates my test paper। इसको राइटिंग में लेते हैं हम लोग। पहला फ्रेज है टेक इनटू अकाउंट। टेक इनटू अकाउंट इसका हिंदी होता है ध्यान देना। ध्यान देना या विचार करना। विचार करना इसको इंग्लिश में लिखेंगे टू कंसीडर समथिंग व्हाइल रिव्यूइंग REVIEWING रिव्यूइंग अ सिचुएशन। ये एक फ्रेज है टेक इनटू अकाउंट। इसका हिंदी होता है ध्यान देना या विचार करना, और इसी बात को इंग्लिश में कहते हैं टू कंसीडर समथिंग व्हाइल WHILE रिव्यूइंग अ सिचुएशन। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इसका यूज कैसे करेंगे, टेक इनटू अकाउंट का यूज कैसे होगा, इसका यूज देखते हैं हम लोग। इसका यूज हो जाएगा, एग्जाम्पल में लिखेंगे एग्जाम्पल I hope HOP I hope my teacher will take into account the fact that I was ill just before the examination when he evaluates my test paper। इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। कह रहा आई होप माई टीचर विल टेक इनटू अकाउंट। मैं उम्मीद करता हूं मेरा टीचर टेक इनटू अकाउंट विचार करेंगे या ध्यान रखेंगे किस बात की, द फैक्ट की कि आई वॉज इल मैं बीमार था, जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन से पहले मैं क्या था, एग्जामिनेशन से पहले मैं बीमार था। व्हेन ही इवेल्युएट्स जब वह मूल्यांकन करेंगे माई टेस्ट पेपर। बात यह है ना कि एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम के पहले स्टूडेंट बीमार हो गए थे, तो वो दिमाग में लगा रहे हैं कि मेरा टीचर इस बात का ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि हम बीमार थे तो नंबरिंग करने में थोड़ा अच्छा मार्किंग अच्छी तरह से करेंगे। ये इसमें कहना चाह रहा है। टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है ध्यान रखना, तो मतलब टीचर ध्यान में रखेंगे ऐसी बातें कहता है ना कि इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, टेक इनटू अकाउंट। तो उसी सेंस में इसका यूज होता है। आगे देखेंगे अगला हो जाएगा, अगला वर्ड, अगला फ्रेज हो जाएगा। अगला फ्रेज है बी आउट ऑफ एक्शन। इसका मतलब होता है काम नहीं कर पाना। समथिंग इज नॉट वर्किंग और कैन नॉट बी यूज्ड। इसका यूज हो जाएगा आई एम अफ्रेड, आई कैन नॉट
टेल यू द अकाउंट बैलेंस एज द सिस्टम इज आउट ऑफ एक्शन। इसको राइटिंग में लेते हैं हम लोग। बी आउट ऑफ एक्शन, बी आउट ऑफ एक्शन, इसका हिंदी हो जाएगा काम न कर पाना। इंग्लिश में होगा BEB है ये, इसका इंग्लिश हो जाएगा समथिंग इज नॉट वर्किंग और कैन नॉट बी यूज्ड। अब देखेंगे इसका यूज। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड, आई कैन नॉट टेल यू द अकाउंट बैलेंस एज द सिस्टम इज आउट ऑफ एक्शन। अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। कह रहा है कि आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूं, मैं भयभीत हूं। क्यों भाई? आई कैन नॉट टेल यू, मैं नहीं बता सकता हूं। क्या नहीं बता सकता हूं? द अकाउंट बैलेंस, अकाउंट बैलेंस नहीं बता सकता हूं। क्यों नहीं बता सकते हैं? कारण है कि, एज यहां कारण का सेंस देता है। एज कारण है कि, क्योंकि द सिस्टम इज आउट ऑफ एक्शन, क्योंकि सिस्टम क्या है? काम नहीं कर रहा है। एज का यूज जो है कारण बताने के सेंस में होता है। एज द रोड वॉज ब्लॉक्ड आई केम लेट, रोड ब्लॉक होने की वजह से मैं देर आया। एज कारण के सेंस में भी होता है। तो यहाँ पर एज का यूज क्या है? कारण के सेंस में। क्या है? आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ, भयभीत हूँ। आई कैन नॉट टेल यू, मैं नहीं बता सकता हूँ आपको द अकाउंट बैलेंस, अकाउंट बैलेंस के बारे में। कारण है कि, क्योंकि सिस्टम जो है आउट ऑफ एक्शन है, सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है। बी आउट ऑफ एक्शन का मतलब होता है काम नहीं कर पाना। समथिंग इज नॉट वर्किंग और कैन नॉट बी यूज्ड। आगे हो जाएगा, अगला फ्रेज हो जाएगा, आगे देखेंगे। अगला फ्रेज हो जाएगा हम लोगों का बी अप इन द एयर। इसका मतलब होता है अनिश्चित, उलझा हुआ, बाधित। इसको इंग्लिश में कहते हैं अनडिजॉल्व्ड, अनडिसाइडेड। इसका यूज हो जाएगा द फ्यूचर ऑफ द प्रोजेक्ट इज अप इन द एयर एज द मैनेजमेंट हैज फेल्ड टू फाइनलाइज द बजट। इसको राइटिंग में लेते हैं हम लोग। इसको राइटिंग में लेंगे। फ्रेज था बी अप इन द एयर। इसका हिंदी होता है अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित हो जाएगा और उलझा हुआ हो जाएगा, उलझा हुआ या बाधित हो जाएगा। इसी को इंग्लिश में कहते हैं अनरिजॉल्व्ड, अनरिजॉल्व कहेंगे या अनडिसाइडेड कहेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा द फ्यूचर ऑफ द प्रोजेक्ट, द फ्यूचर ऑफ द प्रोजेक्ट इज अप इन द एयर, अप इन द एयर एज द मैनेजमेंट हैज फेल्ड टू, ऊपर लिखिए, टू फाइनलाइज द बजट, BUDGET। अब बात को समझिए।
क्या कह रहा है, इसको फिर से लिख लेते हैं, इस एग्जाम्पल को अच्छा से समझिए। द फ्यूचर एग्जाम्पल था, द फ्यूचर ऑफ द प्रोजेक्ट is up in the air as the management has failed to finalize the budget। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन देखिए क्या कह रहा है। कर द फ्यूचर ऑफ द प्रोजेक्ट इज, द फ्यूचर ऑफ द प्रोजेक्ट इज अप इन द एयर। कह रहा प्रोजेक्ट का फ्यूचर जो है उलझा हुआ है, अनिश्चित है, बाधित है। मैंने कहा था एज का मतलब कारण के सेंस में होता है, कारण है कि या क्योंकि। द मैनेजमेंट हैज फेल्ड, क्योंकि मैनेजमेंट क्या हो गया, फेल हो गया है। काहे के लिए, टू फाइनलाइज, टू फाइनलाइज करने के लिए, किस चीज़ को, बजट को। फाइनल जो है ना, इसको समझिए, फाइनल जो है ना, फाइनल FINL, फाइनल, फाइनल एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एडजेक्टिव है, ये है ना, फाइनल एडजेक्टिव है। और इसका मतलब होता है, फाइनल का मतलब होता है लास्ट। और फाइनलाइज देखिए इसके अंत में देखिए IZE लगा हुआ है, इसके अंत में देखिए IZE लगा हुआ है। तो जिस वर्ड के अंत में IZE, ISE, FY और ATE लग जाता है वो वर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर IZE लगा हुआ है तो ये वर्ब हो गया। तो कह रहा है कि फ्यूचर ऑफ द प्रोजेक्ट अप इज अप इन द एयर एज द मैनेजमेंट हैज फेल्ड टू फाइनलाइज द बजट। कह रहा है कि प्रोजेक्ट का फ्यूचर जो है क्या है, अनिश्चित है, क्योंकि मैनेजमेंट फेल हो गया है। काहे के लिए, टू कंप्लीट ए प्लान। इसका मतलब फाइनलाइज का मतलब होगा टू कंप्लीट ए प्लान। बजट का जो प्लान है उसको पूरा करने के लिए जो है मैनेजमेंट फेल हो चुका है। इसीलिए क्या, इसका प्रोजेक्ट का फ्यूचर जो है अनिश्चित, बाधित, रुका हुआ है। जब मैनेजमेंट ही फेल हो गया, बजट पूरा होवे नहीं करेगा, तो उसका फ्यूचर तो निश्चित तौर पर क्या हो जाएगा, वो बाधित हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा या उलझ जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा राइटिंग में इसको लिख लेते हैं। फाइनलाइज, फाइनलाइज का मतलब क्या हो जाएगा, FINAL। फाइनल का मतलब हो जाएगा, फाइनल क्या है, एडजेक्टिव है, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा, अंत हो जाएगा। और इसी को क्या करेंगे, वर्ब बनाएंगे, फाइनलाइज, IZE लगा करके वर्ब बना लिए। तो ये क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। और इसका मतलब क्या हो गया, कंप्लीट अ प्लान और मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। और क्या है, और क्या बातें मैंने कहा है, जब किसी वर्ड के अंत में, इसमें नोट में लिख लीजिए, जब किसी वर्ड के अंत में क्या रहेगा, ISE, IZE, FY और AT, ये तीन चारों रहेगा ना, रहेगा। तो क्या हो जाएगा, वो रहेगा, तब वह क्या होगा, वह वर्ड क्या हो जाएगा, वर्ब कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। इसको याद रखिएगा, इतने वर्ड को, ISE, IZE, ओके, FY और ATE रहेगा ना। तो क्या हो जाएगा, वो वर्ब हो जाएगा। तो फाइनल क्या था, फाइनल एक एडजेक्टिव था, इसका मतलब लास्ट था। और फाइनलाइज करके IZE लगा करके हम लोग क्या बना लिए, वर्ब बना लिए। IZE लगा के वर्ब बना लिए। इसका मतलब हो गया कंप्लीट ए प्लान और मैनेजमेंट। और इसी तरह से हम लोग इसका इस सेंटेंस का मीनिंग समझ गए। आगे हो जाएगा, अगला फ्रेज हो जाएगा, यहाँ पे ई छूट गया है, COMPLET, कंप्लीट। अगला फ्रेज हो जाएगा, अगला फ्रेज देखेंगे, ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है एवरीथिंग कंसिडर्ड, कुल मिलाकर या मिला जुलाकर।
कहते हैं ऑल इन ऑल यू आर फुल, कुल मिलाकर तुम बेवकूफ़ हो। राइटिंग में लीजिए इसको, ऑल इन ऑल, इसका मतलब होता है कुल मिलाकर, कुल मिलाकर, या क्या हो जाएगा, या मिला जुलाकर। इंग्लिश में क्या कहेंगे, एवरी थिंग कंसीडर्ड। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, ऑल इन ऑल यू आर फुल। ऑल इन ऑल, कुल मिलाकर या मिला जुलाकर, यू आर फुल, तुम मूर्ख हो। अगला फ्रेज हो जाएगा, आगे देखेंगे, अगला फ्रेज हो जाएगा, अभी हाल ही में यूपी में एक फ्रेज यूज हुआ है, चर्चा में आया है, ए टू जेड। फ्रॉम ए टू जेड का मतलब क्या होता है, पूर्णतया, शुरू से अंत तक, कॉम्प्रिहेंसिव, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, थॉरोली। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रामूज लेटेस्ट बुक टेल्स द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ फ्रॉम ए टू जेड। राइटिंग में लेते हैं इसको, इसका फ्रेज है फ्रॉम ए टू जेड। फ्रॉम ए टू जेड का मतलब होता है पूर्णतया, शुरू से अंत तक, शुरू से अंत तक। इसका एग्जाम्पल इंग्लिश में हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, या क्या कह सकते हैं, थोरोली, THOROUGHLY, थोरोली। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका यूज देखेंगे ए टू जेड का। इसका यूज हो जाएगा, एग्जाम्पल में देखेंगे, रामूज लेटेस्ट बुक टेल्स द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ फ्रॉम ए टू जेड। क्या कह रहा है, रामूज लेटेस्ट बुक, रामू की जो लेटेस्ट बुक है, टेल्स द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ, उसके जिंदगी का कहानी बताता है। किस तरह से, पूरी तरह से, ए टू जेड, शुरू से अंत तक की कहानी जो बताता है, उसी को क्या कहते हैं, ए टू जेड कहते हैं। अगला फ्रेज हो जाएगा, अगला फ्रेज हो जाएगा, अगला फ्रेज हो जाएगा, टेक समबडी अबैक। इसका मतलब होता है सरप्राइज और शॉक समबडी, आश्चर्यचकित कर देना, अचंभित कर देना, ये इसका मतलब होता है। और इसका यूज हो जाएगा, वी वर ऑल क्वाइट टेकन अबैक बाय हिज डिसीजन टू रिटायर फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। इसको राइटिंग में लेते हैं हम लोग, टेक, TAKE, टेक समबडी अबैक, मतलब इसका क्या होगा, आश्चर्यचकित कर देना, आश्चर्यचकित कर देना, आश्चर्यचकित कर देना, आश्चर्यचकित कर देना, या अचंभित कर देना, अचंभित कर देना, कर देना। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा सरप्राइज और शॉक समबडी। अब इसका यूज देखेंगे हम लोग,
इसका यूज हो जाएगा, एग्जाम्पल में इसका यूज देखेंगे, वी वर ऑल क्वाइट टेकन aback by his decision to retire from टेस्ट क्रिकेट। क्या इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा? वी वर ऑल क्वाइट टेकन अबैक, हम लोग पूरी तरह से अचंभित हो गए थे या अचंभित थे। किस चीज से? बाय हिज डिसीजन, उसका निर्णय से। निर्णय क्या था? टू रिटायर होना है ना, फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। मतलब हम लोग जो है अचंभित हो गए थे, परेशान हो गए थे कि वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायर कैसे ले रहे हैं। उसको रिटायर जो ले लिया ना, इससे अचंभित हो गए थे। ये इसका ट्रांसलेशन था और यहीं से मैं इस वीडियो को रेस्ट दे रहा हूँ। जय हिंद।